हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। और वो हमने आज स्टार्ट किया है इसलिए क्योंकि हम अपनी भी लास्ट वीडियोस में 11th क्लास का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बेस हमारा बन चुका है, इसीलिए हम आज क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में ना आए तो वो मेरा 11th क्लास का वीडियो जाके देख सकता है, उसमें डिटेल में समझाया है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट होता है। और क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है A कॉमा B such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है मेरे पास, लेट एक सेट है 1 2, ठीक है, और एक सेट है बी 3 4। ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात और बताई थी मैंने 11th क्लास में, ये जो हमारे पास आता है दैट मीन्स ए कॉमा बी, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? यानी कि ये जो आते हैं ब्रैकेट्स, ये कितने ब्रैकेट आएंगे अगर ए और बी हमें दो सेट दिए हुए हैं तब? तो लेट एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, है ना, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला ही देख लो, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2, 2 एलिमेंट। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 1 2, 2 एलिमेंट। सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए ए क्रॉस बी में? 4। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, if a Cartesian product defined on a set A to itself, then देखो भैया, वो कह रहा है कि ए बी नहीं है, अब
क्या नहीं है, बी नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस ए, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है, ए क्रॉस ए। तो देखो अगर इसी एग्जांपल की बात करें तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, ये हो गया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए में अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहा है तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, बोलो भैया, पी क्रॉस पी, दैट इज पी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है हमारे पास 1 2, इसमें एन ए इज इक्वल टू कितना है 1 2 2, ठीक है, तो एन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा 2 की पावर कितना 2, दैट इज 4, ठीक है। नहीं आया समझ में तो ए क्रॉस ए निकाल लो, ए क्रॉस ए कितना आगे आ जाएगा, देखो 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 1 और 2 2, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, 11th क्लास में भी बताया है, अभी फिर से बता देता हूँ। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a set R is said to be a relation from set A to set B if R is a subset of A क्रॉस B, मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज आर जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ए और बी अगर दो सेट दिए हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, उनको लेके एक सेट बनाया, उन सेट को हम क्या बोलेंगे, उस सेट को रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब आर जो भी रिलेशन होगा वो किस में एग्जिस्ट करेगा, ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्लास में हमने पढ़ा था number of relations from set A to set B, set B कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PQ, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब वी नो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या होता था वहां, n होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, कोई भी सेट हमें दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि R जो है वी नो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब उतने रिलेशन बन सकते हैं जितने ए क्रॉस बी के क्या बन सकते हैं, सबसेट। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो बन जाएंगे कितने हैं, पी क्यू,
तो 2 की पावर पी क्यू, ये क्या आ गया भैया, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्योंकि सबसेट ए क्रॉस बी के जो सबसेट है वही रिलेशन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना आ गया, 2 की पावर पी क्यू। बात आ गई समझ में? ठीक है, 11th क्लास में भी समझा रखा है ये, अगर डिटेल से समझना है तो वहां समझ लो। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कर दूं मैं इसको रब, देखो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर रब करते हैं। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है, मतलब एक सेट दिया है, उसी सेट पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है। तो लेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्रॉस पी, दैट इज पी की पावर 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू सेट ए कितना आ जाएगा बोलो, आ जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, 2 की पावर कितना, पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भैया, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ हमसे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पूछा है, तो सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन। क्या कहता है ये कहता है a relation R is said to be an empty relation, an empty relation from set A to set B if none element of A is related to B। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सेट हमें दिया हुआ है ए और एक सेट दिया है बी, और इसमें एक ये रिलेशन है, तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ के जितने भी एलिमेंट है उनसे क्या नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया दैट इज आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5, यानी कि आर के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ठीक है, आर के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए, अ रिलेशन आर is said to be a universal relation, and universal relation if every element of A is related to every related to every element of A is related to every element of B, every element of B। ठीक है, मतलब ये दो सेट हमको दिए हैं, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इससे क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए किसी भी रिलेशन से। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज आर इज इक्वल टू कितना आ गया,
ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सबके सब किस में होंगे, रिलेशन आर में होंगे। तब ये कैसा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आ रही, चलो एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, एक सेट दिया है हमको ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और एक हमको दिया है रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, और बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये एम्प्टी एम्प्टी से रिलेशन के लिए एग्जांपल है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दो सेट हैं ए और बी, लेकिन यहाँ पे दोनों सेट क्या है, ए। तो आपको पता है कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा कुछ। ठीक है, आ जाएगा ना 3। ठीक है, ए सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, चलो ए क्रॉस ए करते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब देखो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई सबसे करो तो 1 कॉमा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 कॉमा 2 आ जाएगा, फिर 1 कॉमा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई सबसे कर दो तो 2 कॉमा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमा 2 आ जाएगा, 2 कॉमा 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई सबसे कर दो तो 3 कॉमा 1 आ जाएगा, 3 कॉमा 2 आ जाएगा, और 3 कॉमा 3 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये आ गया। कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑर्डर पेयर्स आ गए, 9। कैसे आ गए, देखो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है, 3। और मैंने बताया था एन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा, 9। सो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू कितना होता है, 2 की पावर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब 2 की पावर, पी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, पी स्क्वायर का मतलब हो गया भैया 9। कितना हो गया, 9, 2 की पावर 9। ये नंबर ऑफ रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमसे वो कह रहा है एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन देखो आर इज इक्वल टू कितना दिया भैया, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें ये वाली कंडीशन देखनी है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। तो देखो जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास में है ये, इनमें से ए माइनस बी 1 माइनस 1 करने पे 12 आ रहा है, नहीं 1 माइनस, देखो 1 माइनस 1 करने पे 12 नहीं आ रहा, दूसरा 1 माइनस 2 करने पे 12 नहीं आ रहा, तीसरा 1 माइनस 3 करने पे 12 नहीं आ रहा, चौथा 2 माइनस 1 करने पे 12 नहीं आ रहा, नेक्स्ट 2 माइनस 2 करने पर 12 नहीं आ रहा, 2 माइनस 3 करने पर 12 नहीं आ रहा, 3 माइनस 1 करने पर 12 नहीं आ रहा, 3 माइनस 2 करने पर 12 नहीं आ रहा, 3 माइनस 3 करने पर 12 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखो ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट थे उन सबको हमने चेक कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि आर जो है, आर में कुछ आ ही नहीं रहा, आर कैसा है, खाली 5। इसका मतलब रिलेशन इस आर इज एम्प्टी रिलेशन। बात आ गई समझ में, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो यूनिवर्सल रिलेशन का। इसको कॉपी कर लो अगर करना है तो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो एग्जाम्पल है यूनिवर्सल रिलेशन का, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कोई। एक सेट दिया है हमको, लेट ए इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, और एक रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमको क्या दिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया 1 2। ठीक है, क्रॉस 1 2। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू कितना, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो आर में अब क्या क्या आ सकता है,
तो देखो a प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, हमें ये देखना है, ये वाली कंडीशन। तो 1 + 1 करो, 1 + 1 कितना ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 + 2 ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा। तीसरा क्या है, 2, 1 ग्रेटर देन 2 + 1, 2 + 1 ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा। नेक्स्ट 2 + 2 ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा। तो इसका मतलब आर के अंदर जितने भी a क्रॉस a के अंदर हैं वो सब आर के अंदर आ जाएंगे, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2 आ जाएंगे। इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना है, a क्रॉस a। जब ऐसा हो तब कैसा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेट अ रिलेशन R is defined on a set A, then R is said to be identity relation, identity relation if every element of A, set A है ना, every element of set A is related to itself है ना, that is A comma A belongs to R for every, ये साइन होता है for every का, for every A belongs to A। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक सेट दिया है A इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, तो R जो होगा, R में 1 के साथ रिलेट होगा 1, 1 और 2 के साथ रिलेट होगा 2, 2। तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए हैं अगर R के अंदर उनके साथ उन्हीं का पेयर है तो ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, लेट एक सेट दिया है हमको A इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, और R दिया है हमको कुछ ऐसा A, B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, और A, B बिलोंग्स टू A, ये हमको एक सेट दिया है। तो सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं। तो A इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 1, 2, 3। ठीक है, ब्रैकेट नहीं आएगी, 1, 2, 3। अब A क्रॉस A निकालो, तो A क्रॉस A कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 से। ठीक है, समझ में नहीं आएगा ना आप लोगों को, 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। ठीक है, अब जरा सबकी मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई कर दी 1 से। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है आप एक ऐसा रिलेशन है किस तरह का, सच दैट A माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और A कॉमा B बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देखते हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू 0 वाली। तो देखो कौन कौन से पेयर है जो A माइनस बी करने पे 0 देंगे। तो देखो पहला देखो, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, 1 - 2 0 नहीं आएगा, 1 - 3 0 नहीं आएगा। ठीक है, 2 - 1 0 नहीं आएगा, 2 - 2 0 आएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 - 3 0 नहीं आएगा, 3 - 1 0 नहीं आएगा, 3 - 2 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब R जो हो जाएगा हमारे पास, R क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन में चलो, डेफिनेशन कहती थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, ये रिलेटेड होने चाहिए इटसेल्फ से। तो 1 रिलेटेड होना चाहिए 1 से,
2 रिलेटेड होना चाहिए 2 से, और 3 रिलेटेड होना चाहिए 3 से। अगर इसमें 4 होता तो 4 भी रिलेटेड होता 4 से। जितने भी एलिमेंट ए में होंगे वो सब अपने आप से रिलेट होने चाहिए, तब ऐसा सेट जो होता है वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। बात आ गई होगी समझ में? ठीक है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलो इसको साफ कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, देखो नंबर 5, ध्यान से समझना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखो मैंने ये अभी रब नहीं किया है क्योंकि इसमें और इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान से समझ के चलना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो a relation R is said to be reflexive if A R A for every A belongs to A, that is A comma A belongs to R, A comma A belongs to R for every A belongs to A। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है एक रिलेशन है R, वो रिफ्लेक्सिव होगा कब? जब A अपने साथ ही क्या हो, रिलेट करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, और R इज इक्वल टू दिया है 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3। ठीक है, ये हमको रिलेशन दिया। अब वो पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसके लिए हम चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर में। अब देखो ए जो है वो एलिमेंट्स होते हैं किसके, किसके एलिमेंट्स होते हैं, ए के। तो ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 2 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर के अंदर जो है वो होना चाहिए 1 कॉमा 1, ठीक है, 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। ठीक है, ये होना चाहिए आर के अंदर। तो देखो चेक करो, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। ठीक है, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देखो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपने साथ पेयर है, 1 1 2 2 3 3 है। ठीक है, उनके अलावा भी कुछ है। ठीक है, अब आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में वो कहता है कि आर के अंदर सिर्फ वही पेयर आ सकते हैं जो अपने साथ क्या हो, जो अपने साथ रिलेट करते हो, 1 1 2 2 3 3। लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो जरूर आने चाहिए जो अपने साथ पेयर करते हैं, अगर उनके अलावा भी है तब भी वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। लेकिन आइडेंटिटी में इनके अलावा अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बचेगा। तो यही माइन्यूट सा डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में और किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ अपने साथ जो पेयर बनाते हैं वही रहते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो होने जरूरी है जो अपने साथ पेयर बनाते हैं, उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट्स है तो वो भी चलता है। ठीक है, तो एलिमेंट सेट में कितने हैं, 1 2 3। तो 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ और 3 का पेयर 3 के साथ होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ये फंक्शन क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब देखो
नेक्स्ट आता है भैया नंबर 6, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? देखो, अ रिलेशन आर is said to be a symmetric relation, a symmetric relation if A or B implies B or A, ठीक है। for every A comma B belongs to A, ठीक है। इसका मतलब हो गया दैट इज, अगर हमें A कॉमा B बिलोंग्स टू R दिया है तो B कॉमा C बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट B कॉमा C बिलोंग्स टू R भी, सॉरी, B कॉमा A बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। B कॉमा A बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, लेट एक सेट दिया है A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 और एक रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है। तो हम रिलेशन जब R देखते हैं, पहले देखते हैं 1 कॉमा 1, ठीक है। क्या हो गया, ये A कॉमा B हो गया, ठीक है। ये है किसमें, R में। तो अब B कॉमा A, B कॉमा A, B कॉमा A का मतलब क्या हो गया, देखो A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, B कॉमा A करो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो दूसरा 2 कॉमा 2, अगर हम 2 कॉमा 2 इसको बिलोंग्स टू R, ये R में है, तो ये A है ये B है, इसका उल्टा करो, इसका उल्टा हो जाएगा 2 कॉमा 2 B कॉमा A, ये भी R में है, ठीक है। नेक्स्ट 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 इसको A कॉमा B करो, ये बिलोंग्स टू R है, इसका उल्टा करो जरा, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 क्या हो गया, बोलो, B कॉमा A बिलोंग्स टू R है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 इसको A कॉमा B मानो, A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, इसका उल्टा करो 1 कॉमा 2, तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R है या नहीं, तो 1 कॉमा 2 भी है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ कि अगर A B R में है तो इनका उल्टा B कॉमा A भी R में होना चाहिए। और किसके लिए, फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू A, यानी कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं रिलेशन में, इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन सब के लिए, ठीक है, उन सब के लिए ऐसा होगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, अगर उनमें A कॉमा B है तो B कॉमा A भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट नंबर 7, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो वही, a relation R is said to be, a relation R is said to be a transitive relation, a transitive relation if A or B and B or C implies A or C, ठीक है। for every A comma B comma C belongs to R, A comma B comma C belongs to A। इसका मतलब हो गया दैट इज, अगर A comma B भैया R में है एंड B comma C R में है, तो भैया A comma C भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी A comma B comma C belongs to R, ठीक है। कहने का मतलब उसका ये है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर 1 2 टाइप का किस में है, R में है,
2,3 टाइप का आर में है तो 1,3 टाइप का भी आर में होना चाहिए। मतलब A,B अगर आर में है, B,C अगर आर में है और A,C अगर आर में है तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ ये वाली साइड। देखो एग्जाम्पल, एक सेट दिया है हमें 1 2 3 1 2 3 और रिलेशन आर दिया है हमको 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि बताओ ये आर जो है ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करो आप, इसमें आप कोई भी दो पेयर पकड़ लो। ठीक है, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। चलो पहले तो हम लिखते हैं 1,1 बिलोंग्स टू आर, इसको ए बी मान लो, A,B। फिर 1,2 बिलोंग्स टू आर, इसको BC मान लो। ठीक है, B,C। देखो ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए, है ना, ये वन है तो ये भी वन ही होना चाहिए। तो A,B मान लिया और B,C मान लिया। अब देखो A,C करो तो A कितना है 1 और C कितना है 2, तो क्या ये आर में है, तो 1,2 आर में है। ठीक है, चलो इसको नहीं करते, दूसरा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। तो अब ए सी आर में होना चाहिए, ए कितना है 1 और सी कितना है 1, तो 1 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, चलो इसको नहीं करते, अब इन दोनों को कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों का पेयर नहीं बना सकते क्योंकि ए बी और बी सी बी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का बना सकते हैं 1 2 और किसका 2 2 का। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये ए बी हो गया और ये भैया बी सी हो गया। अब ए और बी आर में है, बी और सी आर में है, तो ए सी आर में होना चाहिए। ए कितना है 1 और सी कितना है 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है। ये हो गया। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट इनका देखो 1,1 और 2,1 का देखो। 1,1 बिलोंग्स टू, नहीं 1,1 2 इसका नहीं बनेगा क्योंकि ये बी बराबर नहीं है। 1 2 2 1 का हम बना चुके हैं, 1 1 2 2 का नहीं बनेगा, 1 2 और 2 2 का हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब फॉर एवरी ABC, यहाँ जितने भी हमें पेयर दिए हुए हैं इन सब का क्या है, इन सब के लिए कंडीशन ये फुलफिल हो रही है। A,B बिलोंग्स टू आर, B,C बिलोंग्स टू आर, तो A,C बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात आ गई समझ में। चलिए चलिए नेक्स्ट रब कर रहा हूं मैं ये वाली साइड। देखो नेक्स्ट आता है भैया नंबर, कितने हो गया 7 हो गया ना आई थिंक। चलो नेक्स्ट नंबर 7 है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग सही लिखी हो मैंने। ठीक है, स्पेलिंग है इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन, a relation R is said to be equivalence relation, equivalence relation if क्या होगा, if R is reflexive, comma symmetric and transitive। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि कोई भी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है यदि वो तीनों तरह का हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, बात आ रही समझ में। देखो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल
एक सेट दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। ये एक रिलेशन हमको दिया है। तो देखो हमें सबसे पहले जो इसमें चेक करना है वो चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कंडीशन कि ए कॉमा ए जो है भैया वो बिलोंग्स करना चाहिए किसमें? आर में। ए कॉमा ए का मतलब हो गया, देखो 1 है तो 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 के साथ 2 होना चाहिए, 3 के साथ 3 होना चाहिए। तो ये सब, अब सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, ठीक है। सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो इन तीनों का हमने चेक कर लिया, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 2 बिलोंग्स टू आर है, और 3 3 बिलोंग्स टू आर है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट नंबर 2, हमको चेक करना है भैया सिमेट्रिक। क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं ए कॉमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो देखो पहले वाले की बात करते हैं। पहला वाला क्या है? 1 1, ठीक है। ये अगर आर में है तो इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, 1 1, ये भी आर में है। दूसरा 2 2, ये अगर आर में है तो इसका उल्टा कर दो, 2 2, ये भी आर में है। तीसरा क्या है? 3 3, यदि आर में है तो इसका मतलब हो गया, इसका उल्टा कर दो, 3 3 भी आर में है। 1 2 अगर आर में है तो इसका उल्टा कर दो, 2 1 आर में है या नहीं है? है, ठीक है। 2 1 यदि आर में है तो इसका उल्टा कर दो, 2 उल्टा करोगे तो 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर, आर में है। तो इसका मतलब भैया आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। आर इज क्या हो गया? सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर and B comma C belongs to R. This implies that A comma C belongs to R. ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो हमें कौन कौन से पेयर लेने हैं। A comma B, पहले मैं ले लेता हूँ 1 1, ठीक है। जितने भी पेयर दिए हैं सबको ले लेता हूँ एक बार। 2 2, ठीक है, 3 3, 1 2, ठीक है, 2 1, ठीक है। अब देखो एंड ये आर में है, एंड अब देखो बी कॉमा सी, तो बी क्या बनेगा? जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। तो 1 से स्टार्ट, एक तो 1 2 हो रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। फिर दूसरा है 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 2 से स्टार्ट जो है 2 2 तो हमने ले लिया। 2 से जो स्टार्ट हो रहा है वो है 2 1, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, 1 2 ये है, तो 2 2, 2 से 1 2 और 2 1, है ना। 1 2 और 2 1 नहीं ले सकते, 1 2 2 2 लेना पड़ेगा, एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नेक्स्ट 2 1, 2 1 है, 2 1, तो इसके साथ क्या ले सकते हैं हम? देखो 2 1 एंड 2 1 एंड 1 1, 1 1 बिलोंग्स टू आर। नहीं, 2 1, हाँ ठीक है। देखो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी। तो देखो ए बी सी तीनों अलग अलग होनी चाहिए। तो ए 1 है, बी 1, नहीं अलग अलग मतलब इन द सेंस, देखो मतलब बी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी बराबर होना चाहिए। तो 1 1 2 2, 3 के साथ कोई पेयर नहीं है, अब 3 3 है बस, ठीक है। तो 3 का पेयर 3 के साथ भी अगर हम कर दें तब भी ये बी सी हो जाएगा, है ना। 3 के पेयर 3 के साथ भी अगर हम कर दें तब भी ये एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 2 2 2 2 1 1 1, तो देखो जरा, अब इम्प्लाइज दैट 1 ए सी 1 2 1 2 आर में है, ठीक है। 2 1 आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 1 ए सी बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 3,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो ये सारे जो हैं ये आर में हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा सी बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज सिंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो जब फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसा रिलेशन, सॉरी फंक्शन नहीं रिलेशन, ऐसा रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आ गई समझ में? आ गई हो तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। मैं रब कर रहा हूँ उस साइड को, देखो। नेक्स्ट आता है भैया इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या करना है, देखो, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एक नंबर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, then we define equivalence class, equivalence class of a। तो कैसे करते हैं, इस तरह से ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करता है किसी एलिमेंट की। इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू होता है b belongs to a such that b is related to a। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि b belongs to a such that b comma a belongs to r। यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है। देखो इसी को देखो, ये एक रिलेशन है आर, जो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है हमसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट। तो देखो ए में, ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3। तो हमें तीनों की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। तो एलिमेंट 1 की क्लास निकालनी है। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 2 की क्लास निकालनी है। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की क्लास निकालनी है। अब वो कह रहा है कि इनकी जो क्लास होती है वो एलिमेंट होता है बी, जो 1 के साथ रिलेट है, 2 के साथ रिलेट है, 3 के साथ रिलेट है। तो देखो बी इक्विवेलेंस क्लास एक सेट बन जाएगा। 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है इसमें, तो 1 के साथ 1 रिलेट कर रहा है, 1 के साथ 2 रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब 2 के साथ देखो, तो 2 के साथ 2 है, ठीक है, और 2 के साथ 1 है, तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास आ गई। अब 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो 3 के साथ सिर्फ 3 ही रिलेट कर रहा है। इसका मतलब 3 के साथ 3 है, और ये बी पार्ट होता है, इसीलिए ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास कितनी आ गई, 3। बात आ गई समझ में, ठीक है, आ गई। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी, ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, ठीक है। यही मेन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इक्विवेलेंस, क्योंकि इसमें तीनों आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है, सिमेट्रिक भी आ जाता है, और ट्रांजिटिव भी आ जाता है, ठीक है। बात आ गई समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
बाकी कल करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।